चलो आज शुरू करते हैं बुक बिल्डिंग मेथड और फिक्स प्राइस इशू। पब्लिक इशू लाने के दो मेथड है, बुक बिल्डिंग मेथड और फिक्स प्राइस इशू। इसका मतलब आईपीओ और एफपीओ कैसे आ सकता है, बुक बिल्डिंग मेथड से और फिक्स्ड प्राइस इशू से। देखो, बुक बिल्डिंग मेथड नया कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट है। फिक्स प्राइस इशू ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अब वैसे भी फिक्स प्राइस इशू कोई यूज़ भी नहीं करता, कोई बहुत कम यूज़ होता है। सारे जो पब्लिक इशू आते हैं वो बुक बिल्डिंग मेथड से ही आते हैं। सारे पब्लिक इशू किससे आते हैं, बुक बिल्डिंग मेथड से आते हैं। बुक बिल्डिंग मेथड का एक नाम और है, इसको बोलते हैं हम प्राइस डिस्कवरी मेथड। क्या बोलते हैं हम इसको, प्राइस डिस्कवरी मेथड। आज की क्लास बेसिकली बुक बिल्डिंग मेथड के ऊपर होगी। बुक बिल्डिंग मेथड को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं फिक्स प्राइस इशू क्या होता है। फिक्स प्राइस इशू क्या होता है ना, कंपनी जब पब्लिक इशू लाती है तो अपना फिक्स प्राइस इशू बता देती है, स्टेट कर देती है ऑफर डॉक्यूमेंट में, डिटरमाइन भी कर लेती है और स्टेट कर देती है अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में, प्रोस्पेक्टस में, कि ये हमारा मान लो हम ला रहे हैं 200 रुपये के हिसाब से। 200 रुपये हमारा क्या है, इशू प्राइस है। 10 रुपये हमारे शेयर की वैल्यू है, 190 रुपये हमारा प्रीमियम है। ये कंपनी ने सब बता दिया अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में। 200 रुपये हमारा क्या है, इशू प्राइस। बुक बिल्डिंग मेथड में ऐसा नहीं होता। बुक बिल्डिंग मेथड में बेसिकली, इसे बुक बिल्डिंग कहते क्यों है, क्योंकि इसमें रोज की रोज बुक बनती है। रोज की रोज क्या होता है, बुक बनती है। इसमें हमारे को हेल्प कौन करता है, बुक रनर जो मर्चेंट बैंकर होता है उसे इशूअर कंपनी अपॉइंट करती है, बुक रनर। वो हमारी बुक बिल्डिंग मेथड में हेल्प कराता है। इसको थोड़ा समझते हैं कि है क्या। इसमें डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे कैसे हम प्राइस निकालते हैं। एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं आपके सामने। पहले एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लो आपका एक सेब का बाग है और वहां बहुत बढ़िया क्वालिटी के सेब उगे। 50 किलो एग्जांपल के तौर पे लगा के चलो, 50 किलो सेब बहुत बढ़िया क्वालिटी के हिसाब से उगे। आप क्या करोगे, उसको मार्केट में बेचना चाहोगे, पर आप कहोगे यार अगर मैं किसी ऐसे ही डीलर को दे दूंगा तो वो इस चीज़ की क्वालिटी नहीं समझेगा। वो जो रेगुलर प्राइस देता है ना सबको, होलसेलर जो भी होता है, जो रेगुलर प्राइस देता है वही मेरे को दे देगा। मेरे को रेगुलर प्राइस नहीं चाहिए, मेरे को तो अच्छी क्वालिटी है। मान लो मार्केट में चल रहा है रेट 250 रुपये, मैं तो इनको 320 रुपये किलो हिसाब से बेचना चाहता हूँ। कितने रुपए के हिसाब से बेचना चाहता हूँ, 320 रुपये किलो के हिसाब से। अब क्या करते हो, आप जाते हो मार्केट में जाते हो आप और अपनी एक ठेली लगाते हो। क्या लगाते हो, ठेली। मार्केट में जाके आप कहते हो कि देखो ये क्वालिटी का सेब है, ये ऐसा दिखता है, ये इसकी ये खासियत है, फलाना ढिमकाना। और आप कहते हो कि सिर्फ 50 किलो ही है अपने पास सिर्फ कितना है, 50 किलो। जिसको आना है ले लो, और मैं 320 रुपये से कम पे नहीं बेचूंगा। अब बोली लगाओ। अब आप लोग क्या करो, बोली लगाओ। जितनी हमारी सप्लाई है और जितनी आपकी डिमांड आएगी, जितनी हमारी सप्लाई है और जितनी आपकी डिमांड आएगी, उस हिसाब से हम रेट डिसाइड कर लेंगे। मान लो एक बंदे ने कहा कि मैं 320 रुपये पे 2.5 किलो लेने के लिए तैयार हूँ। दूसरा बंदा कहता है मैं 330 रुपये। कोई 50 के 50 किलो तो ले नहीं लेगा, कहेगा मैं भी 2.5 किलो लेने के लिए तैयार हूँ। वो कहेगा मैं 340 रुपये 2 किलो लेने के लिए तैयार हूँ। ऐसे चलता जाएगा। ये तो हो गया आपका, क्या आ गया, ये आपकी डिमांड आ गई, आपकी सप्लाई होगी। अब इस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे
कि आपको कितने रुपए का बेचना है। मान लो आपको कितना बेचना है, आपको 50 किलो बेचना है। आप यहाँ से गिनना शुरू करोगे, आप क्या करोगे, गिनना शुरू करोगे। आप एक पहले तो लिख लोगे कि 320 रुपये में इतने लोग हैं, 330 रुपये में इतने लोग हैं, 340 रुपये में इतने लोग हैं। अब जहाँ आपका 50 किलो बैठ जाएगा उतना आप कट ऑफ प्राइस निकाल के दे दोगे। मान लो आपका कट ऑफ प्राइस 340 रुपये निकल गया, आप सोच के कितना आए थे 320 रुपये, आपको मिल तो 20 रुपये और फालतू गया ना, मिल तो, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है तो आपको प्राइस भी अच्छा मिल गया, तो आपको प्राइस भी अच्छा मिल गया। ऐसा ही है कुछ बुक बिल्डिंग मेथड, यही है वैसे बुक बिल्डिंग मेथड। इसे हम स्टॉक मार्केट की भाषा में समझ लेते हैं, प्रैक्टिकली चीजें वर्क कैसे करती हैं। बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है ना, हम जनरेट करते हैं, हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं इन्वेस्टर की डिमांड। हम क्या जनरेट करते हैं, डिमांड, और फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इन्वेस्टर की डिमांड, तभी इसको बुक बिल्डिंग मेथड कहते हैं। तभी इसको हम क्या कहते हैं, बुक बिल्डिंग मेथड। हम इसको बुक बनाते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं कि किस इन्वेस्टर ने कितनी बिडिंग लगाई, उस बिडिंग के हिसाब से हम एक कट ऑफ प्राइस, एक इशू प्राइस डिसाइड करते हैं और उस पे हम इशू कर देते हैं। इशूअर कंपनी क्या करती है ना, इशूअर कंपनी क्या करती है, मर्चेंट बैंकर के साथ मिलके एक प्राइस बैंड डिसाइड करती है, प्राइस बैंड डिसाइड करती है। मान लो इशूअर कंपनी ने प्राइस बैंड डिसाइड कर लिया 100 रुपये से 120 रुपये का, 100 से 120 का। अब ये क्या कहेगी इन्वेस्टर्स को, आप बिडिंग करो। क्या करो, आप बिडिंग करो कि आप कितने शेयर्स कितने रुपए में लेना चाहते हो। हमें बताओ अपने नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स आप लेना चाहते हो, और आप हमें बताओ कि आप कितने रुपए पे लेना चाहते हो, कितने प्राइस पे लेना चाहते हो, कितना प्राइस पे करना चाहते हो। प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर कोई भी इन्वेस्टर होगा तो वो और उसको अगर शेयर चाहिए तो वो कैप प्राइस पे, इसको क्या बोलते हैं, कैप प्राइस, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर प्राइस। अगर जिस इन्वेस्टर को शेयर चाहिए ही चाहिए तो किस प्राइस पे बिड करेगा बताओ, वो कैप प्राइस पे ही बिड करेगा। उसको पता है कि अगर मैंने कैप प्राइस से नीचे बिड किया, अगर मैंने कैप प्राइस से नीचे बिड किया तो मेरे को शेयर मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, मेरे को हो सकता है शेयर ना मिले, मेरी बिड रिजेक्ट हो जाए, मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो वैसे तो कंपनी क्या कर रही है, प्राइस डिस्कवर कर रही है, तो पर यहाँ पे क्या प्राइस डिस्कवर हो रहा है, क्योंकि जिसको चाहिए, सबको पता, अगर हमें चाहिए तो हमें किस पे बिड करना पड़ेगा, 120 पे। तो एक्चुअली कंपनी को जिस प्राइस पे इशू करना होता है ना, कंपनी को जिस प्राइस पे इशू करना होता है वो उसका कैप प्राइस होता है, और जिस प्राइस पे, और उस हिसाब से रिवर्स कैलकुलेशन के हिसाब से वो अपना फ्लोर प्राइस डिसाइड कर लेती है। मैं दिखाता हूँ रिवर्स कैलकुलेशन होती कैसे। मान लो कंपनी को 120 रुपये डिसाइड करना है, ठीक है, तो 120 क्या है, 120% है, तो 100 रुपये, 100% क्या हुआ, 100 रुपया। मान लो कंपनी को 240 रुपये डिसाइड करना है प्राइस, तो ये क्या है, 120% है, तो 100% कितना हुआ, 200 रुपये हो गया। मान लो कंपनी को 360 रुपये डिसाइड करना है प्राइस। अच्छा, ये मैं निकाल कैसे रहा हूँ,
एज पर आईसीडीआर फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के बीच में डिफरेंस मैक्सिमम 20% हो सकता है। फ्लोर प्राइस प्लस 20% प्लस 120% इसका इज इक्वल टू कैप प्राइस। ठीक है, फ्लोर प्राइस प्लस 20% इज इक्वल टू कैप प्राइस, 20% ऑफ फ्लोर प्राइस। मान लो कंपनी को 360 रुपये डिसाइड करना है और ये क्या है 120% है, तो 100% कितना हुआ 300 रुपये हो गया। तो कंपनी क्या करती है, रिवर्स कैलकुलेशन करती है। एक्चुअली में क्या है, प्राइस डिस्कवरी मेथड हुआ। कंपनी को जो प्राइस रखना है वो वही प्राइस रखती है। बेसिकली ऐसा ही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, कंपनी को जो प्राइस रखना होता है वो प्राइस ही रखती है। उसके बाद रिवर्स कैलकुलेशन लगा के अपनी फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड दे देती है, इसके बीच में बिड करो। बिड हमेशा जिसको शेयर लेना वो हमेशा कैप प्राइस पे ही बिड करेगा और उस हिसाब से कट ऑफ प्राइस डिसाइड हो जाता है और इशू प्राइस आ जाता है। तो ये था प्राइस बैंड के बारे में बेसिक। अब क्या है ना, प्राइस बैंड के बारे में एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस बैंड के बारे में एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा सवाल ये आता है, कि क्या रिवीजन इन प्राइस बैंड हो सकता है। रिवीजन इन प्राइस बैंड, हमारा प्राइस बैंड कितना था 100 से 120, तो क्या इसमें रिवीजन हो सकता है। यस, अलाउड एज पर आईसीडीआर, ये अलाउड है। पर मैक्सिमम रिवीजन 20% अप और 20% डाउन, 20% डाउन और 20% अप। इसका मतलब हमारे नया प्राइस बैंड क्या आएगा, यहाँ पे 80 से 96 और यहाँ पे क्या आएगा 120 से 144। तो ये प्राइस बैंड अलाउड है। पर जब भी प्राइस बैंड अलाउड होगा ना, जब भी प्राइस बैंड आप करोगे ना रिवाइज, चाहे अप या डाउन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 दिन से आपको अपना इशू का टाइम, जो आपका बिडिंग का टाइम था, 3 दिन से बढ़ाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, आपका जो बिडिंग पीरियड है ना, वो 3 दिन से आपको बढ़ाना पड़ेगा। पर बिडिंग पीरियड क्या होता है ना, मिनिमम 3 वर्किंग डेज का होता है, मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज का होता है। उसके बाद आपका बिडिंग पीरियड क्लोज हो जाता है, आपका इशू क्लोज हो जाता है। आप क्या कर सकते हो, मान लो आपका बिडिंग पीरियड 10 दिनों का है, 10 दिनों का आपका बिडिंग पीरियड है, तो आप रिवीजन कहाँ कर सकते हो, आप 7वें दिन तक रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको 3 वर्किंग डेज और चाहिए, 3 वर्किंग डेज आपको और चाहिए। आप ये नहीं कि 8वें दिन करोगे, क्योंकि आपकी ये कंडीशन फिर फुलफिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, हमने प्राइस बैंड पढ़ लिया, प्राइस बैंड में रिवीजन पढ़ लिया। रिवीजन अगर होगा तो बिडिंग पीरियड 3 दिन से आगे एक्सटेंड हो जाएगा, पर मैक्सिमम वो 10 दिन को क्रॉस नहीं कर सकता, 10 दिन की लिमिट को, 10 वर्किंग डेज की लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। अच्छा, जो बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू, ये तो हमने देख लिया कि प्राइस बैंड क्या है, रिवीजन क्या है। अब ये देखते हैं कि जब हम बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू पब्लिक इशू लाते हैं ना, तो आप इन्वेस्टर्स को क्या देते हो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या बनाती है कंपनी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो अभी मैंने बताया
अभी मैंने क्या बताया कि बुक बिल्डिंग मेथड में प्राइस हम डिमांड और सप्लाई, इशू प्राइस हम डिटरमाइन करते हैं एज पर डिमांड एंड सप्लाई। तो आपका जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, रेड हेरिंग जो आपका प्रोस्पेक्टस होता है, जो आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, इसमें आप प्राइस नहीं देते, इसमें आप प्राइस नहीं देते। प्राइस तो अभी हमें डिटरमाइन करना है। इसमें आप या तो इशू साइज दोगे और या फिर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड दोगे। अगर आप इशू साइज दे रहे हो तो आप ये नहीं दोगे, अगर आप ये नहीं दे रहे तो आप नंबर ऑफ सिक्योरिटीज दोगे। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या मेंशन होगा? प्राइस तो मेंशन नहीं होगा, या तो इशू साइज मेंशन होगा या नंबर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड ये मेंशन होगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है क्या है? ऑफर डॉक्यूमेंट होता है। ये क्या होता है? ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट जो कि अभी इनकम्प्लीट है, ऑफर डॉक्यूमेंट जो कि अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें प्राइस की इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, बुक बिल्डिंग मेथड में आप बिड्स मंगवाते हो। आप क्या मंगवाते हो? बिड्स मंगवाते हो इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर से क्या मंगाते हो? बिड्स मंगाते हो। तो आपको यहाँ पे कुछ इंटरमीडियरी की ज़रूरत होती है। कौन कौन से वो हमारे इंटरमीडियरी हैं वो देखते हैं। बुक बिल्डिंग मेथड में हमें कौन कौन हेल्प करेगा, इश्यूर कंपनी को कौन कौन हेल्प करेगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है बुक रनर। ये कौन होता है? ये हमारा मर्चेंट बैंकर होता है। क्या कौन होता है? हमारा मर्चेंट बैंकर होता है। ये हमारा वैसे तो लीड मर्चेंट बैंकर, जिस इश्यूर कंपनी जिसको लीड मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करती है ना, वही बुक रनर होता है। दूसरा हमें चाहिए सिंडिकेट मेंबर। ये क्या करता है? हेल्प करता है इन मार्केटिंग ऑफ इशू। ये कौन होता है? ये बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर और मर्चेंट बैंकर होते हैं। क्या होता है ना, इनके पास क्लाइंट बेस बहुत अच्छा होता है। इनके पास क्या होता है? क्लाइंट बेस बहुत अच्छा होता है। और ये लोग जिसको भी बोल देना, इनके पास लिस्ट होती है, इनके पास अपने बढ़िया बढ़िया क्लाइंटों की लिस्ट होती है। जिसको बोल देना इस इशू में पैसा लगाना है, वो लोग लगा देते हैं। तो ये हेल्प करते हैं इन मार्केटिंग ऑफ इशू, और ये कलेक्ट करते हैं बिड्स। कलेक्ट करते हैं क्या? बिड्स। फिर हमारी अंडर राइटिंग क्या है? कंपलसरी है। तो हमारे को एक अंडर राइटर चाहिए, क्योंकि हमारी अंडर राइटिंग क्या है? कंपलसरी है। अभी इसके बारे में सब कुछ मैं लिखवा दूंगा। एक हमारे क्या होना चाहिए? कलेक्शन सेंटर, या इसको बिडिंग सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या? कलेक्शन सेंटर या बिडिंग सेंटर। ये कहाँ? ये भी कौन होते हैं? स्टॉक ब्रोकर्स ही होते हैं ये भी। कलेक्शन सेंटर और बिडिंग सेंटर कहाँ कहाँ होंगे? एक तो अपनी 4 मेट्रो सिटीज होगी, हमारी क्या होगी? ये 4 मेट्रो सिटीज होगी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। उसके बाद
जहां ईश्वर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, ईश्वर कंपनी का क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां एक हमारा कलेक्शन सेंटर होना चाहिए। फिर उसके बाद जहां स्टॉक एक्सचेंज है, जहां स्टॉक एक्सचेंज है वहां एक कलेक्शन सेंटर होना चाहिए। और एज कंपनी में, एज ईश्वर कंपनी में डीम फिट, जहां ईश्वर कंपनी को सही लगता है। इन 4 जगहों पे हमारे कलेक्शन सेंटर होने चाहिए। ये भी बिड्स कलेक्ट करते हैं और ये भी बिड्स कलेक्ट करते हैं। ये बेसिकली मार्केटिंग करते हैं, ये भी स्टॉक ब्रोकर होते हैं, ये भी स्टॉक ब्रोकर ही होते हैं। अब हम इसके बना लेते हैं नोट्स, ठीक है। अब हम इसके क्या बना लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। चलो लिखो, लिखो बुक बिल्डिंग मेथड, ब्रैकेट में लिखो प्राइस डिस्कवरी मेथड। नीचे लिखो इशू प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। इशू प्राइस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। उसके नीचे फर्स्ट पॉइंट, बुक बिल्डिंग इज अ प्रोसेस, बुक बिल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी। बुक बिल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी। इट इज अंडरटेकन टू एलिसिट डिमांड, लिखो it is undertaken to elicit demand and assess the price of specified security in public issue, of specified securities in public issue. Second point, if issuer opts not to make disclosure of, if issuer opts not to make disclosure of floor price or price band, floor price or price band in red herring prospectus, floor price or price band in red herring prospectus, then the issuer shall announce, a price band or floor price, issuer shall announce a price band or floor price। issuer क्या कर सकता है ना, यहाँ तो फ्लोर प्राइस बता दे सिर्फ, और यहाँ प्राइस बैंड बता दे। इसके आगे बिड लगती रहेंगी और इसके बिटवीन बिड लगती रहेंगी, ठीक है। फ्लोर प्राइस क्या, ये फ्लोर प्राइस। Issuer shall announce a price band or floor price at least 2 working days before opening of the issue. On the basis of the demand received at various price levels within the price band, comma, book running lead manager, book running lead manager in consultation with issuer company, arrives at a cutoff price, comma में ब्रैकेट में लिखो price at which securities can be issued। अगला पॉइंट लिखो प्राइस बैंड का, issuer may mention
फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड इन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। The cap price shall be less than or equal to, the cap price shall be less than or equal to 120% of the floor price, 120% of the floor price. Floor price or the final price shall not be less than face value of specified securities. ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में हमारा प्राइस बैंड या फ्लोर प्राइस जाता है। ये हो गया हमारा बुक बिल्डिंग मेथड का। 2 लाइनें फिक्स्ड प्राइस इशू के बारे में लिख लो। फिक्स्ड प्राइस इशू, फिक्स्ड प्राइस इशू, where issue price is fixed beforehand, where issue price is fixed beforehand and stated in the offer document, it is called as fixed price issue। ठीक है, ये हमने बुक बिल्डिंग मेथड कर लिया, फिक्स प्राइस इशू कर लिया। अब लिखो कि हमने जो रिवीजन इन प्राइस बैंड के बारे में लिखा था ना, वो लिखते हैं। Revision in price band. If the price band is revised, comma, the bidding period shall be extended for a further period of 3 working days। बताया था bidding period 3 working days से extend हो जाता है। If the price band is revised, comma, the bidding period shall be extended for a further period of 3 working days, comma, subject to the total bidding period not exceeding 10 working days। 10 दिनों से ज़्यादा बिडिंग पीरियड नहीं हो सकता। मिनिमम 3 डेज होता है, मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज होता है। मिनिमम 3 वर्किंग डेज, मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज। उसके बाद हमारा इशू क्लोज हो जाता है, उसके बाद हमारा बिडिंग पीरियड क्लोज हो जाता है। अगर आपको रिवीजन करनी है तो 3 दिन तो आपको एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज तो आपको एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। अगर आपके पास 3 वर्किंग डेज नहीं है, 9th डे आप कह रहे हो कि हमें रिवीजन करनी है, पॉसिबल नहीं है। Maximum revision on either side shall not exceed 20%. Maximum revision on either side shall not exceed 20%. Maximum revision on either side shall not exceed 20%. ये बना लो। अच्छा, एक्सटेंशन ऑफ इशू पीरियड, एक तो हमारा रिवीजन ऑफ प्राइस बैंड की वजह से 3 दिन बढ़ जाता है, और एक फोर्स मैज्योरे क्लोज होता है। क्या होता है? क्या होता है हमारा? अगर कोई बैंकिंग स्ट्राइक होगी या सिमिलर सिचुएशन होगी, क्या होगी? कोई बैंकिंग स्ट्राइक होगी या सिमिलर सिचुएशन होगी, तो उस केस में क्या होता है? तो जो बिडिंग पीरियड होता है वो 3 दिन से एक्सटेंड हो जाता है। सेम 3 दिन से एक्सटेंड हो जाता है, पर मैक्सिमम वो 10 वर्किंग डेज ही रहता है, उससे ज़्यादा कोई एक्सटेंशन नहीं है। 2 पढ़ लिया। एक्सटेंशन में एक पॉइंट लिख लो कि हमारा रिवीजन इन प्राइस बैंड की वजह से एक्सटेंड होता है, दूसरा फोर्स मैज्योर है। आगे चलो, अगली हेडिंग लिखो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, HERRING। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या RHP
Red herring prospectus is a prospectus. Red herring prospectus is a prospectus which has all the information as required in an offer document. Is a prospectus which has all the information as required in the offer document except the details of either the issue price or number of shares being offered or the amount of issue. Except the details of either the issue price or the number of shares being offered or the amount of the issue. This means that if the price is not disclosed, बताया था, this means that if the price is not disclosed but the number of shares and upper and lower price band is disclosed. On the other hand, comma, the issue size can be mentioned, but the number of shares is determined later on after the issue price is fixed. अगली लाइन में a red herring prospectus for further public offer. A red herring prospectus for further public offer can be filed with the ROC without the price band. फर्दर पब्लिक ऑफर इसकी क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फर्दर पब्लिक ऑफर में अगर बिना प्राइस बैंड के भी आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फर्दर ऑफर पब्लिक ऑफर में आरओसी को फाइल कर सकते हैं। आईपीओ में ऐसा नहीं होता। आईपीओ में आपको अगर जब भी आरओसी को फाइल करना है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तो प्राइस बैंड के साथ ही फाइल करते हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर कैन बी फाइल्ड विद द आरओसी विदाउट द price band and the issuer notifies the floor price or the price band. Issuer notifies the floor price or the price band 1 day prior to the opening of issue. Bidding period होता है 3 working days maximum 10 working days का, उससे एक दिन पहले 1 day prior to the opening of issue by way of an advertisement. On completion of bidding process, इसी के आगे है, the details of final price are included in the offer document. The details of final price are included in the offer document. The offer document filed thereafter with ROC is called a prospectus. The offer document filed thereafter with ROC is called a prospectus. उसके बाद आ जाता है हमारा लीड बुक रनर, सिंडिकेट मेंबर्स, अंडरराइटर और कलेक्शन सेंटर के बारे में हम नोट्स बना लेते हैं। सबसे पहले लिखो लीड बुक रनर। The issuer shall appoint one or more merchant bankers. The issuer shall appoint one or more merchant bankers and their name shall be disclosed
कौन है ये? मर्चेंट बैंकर। एंड देयर नेम शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। The lead merchant banker shall act as lead book runner. Lead merchant banker shall act as lead book runner. लीड मर्चेंट बैंकर कौन होता है? लीड मैनेजर कौन होता है? ये हमने ग्रीन शू ऑप्शन वाली क्लास में पढ़ लिया था यूट्यूब पे, वो भी अपलोडेड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोनों वीडियोस का, आईपीओ एफपीओ का भी और ग्रीन शू ऑप्शन वाली का भी। लीड मर्चेंट बैंकर शैल एक्ट एज लीड बुक रनर and shall be primarily responsible for the book building. Shall be primarily responsible for the book building. ठीक है, आगे लिखो। There shall be only one lead book runner and other merchant bankers appointed। ये हो गया लीड मर्चेंट बैंकर, ये हो गए अदर मर्चेंट बैंकर्स, ये MB1 MB2 MB3। ठीक है, there shall be only one lead book runner and other merchant bankers appointed, if any, shall either be co-book runners or syndicate members। ये कौन हो सकते हैं? co-book runners हो सकते हैं या फिर syndicate members हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, syndicate members। द बुक रनर, अच्छा ये अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है, ये अपॉइंट करना ऑप्शनल होता है। ये भी मैंडेटरी है और ये भी मैंडेटरी है। द इशूअर कंपनी, नहीं सिंडिकेट मेंबर लिखो, सिंडिकेट मेंबर के बारे में लिखो, लीड बुक रनर तो हो गया। सिंडिकेट मेंबर के नीचे लिखो, द बुक रनर्स मे अपॉइंट सिंडिकेट मेंबर्स। द बुक रनर्स may appoint syndicate members for marketing of the issue, merchant bankers and leading stockbrokers are appointed as syndicate member। मर्चेंट बैंकर एंड लीडिंग स्टॉक ब्रोकर्स। ऑप्शनल होता है, बुक रनर अपॉइंट कर सकता है सिंडिकेट मेंबर को। अगला लिखो, अंडरराइटिंग। द लीड मैनेजर शैल कंपल्सरीली अंडरराइट द इशू एंड द syndicate members मर्चेंट बैंकर ही होता है ये भी। क्या लिखा? लीड मैनेजर, क्या लिखा? लीड मैनेजर जिसको कंपनी अपॉइंट करती है, मर्चेंट बैंकर ही होता है ये। शैल कंपल्सरीली अंडरराइट द इशू एंड द सिंडिकेट मेंबर शैल सबराइट विद द लीड बुक रनर। ये क्या करेंगे? बुक रनर के साथ सब अंडरराइट, लीड बुक रनर के साथ सब अंडरराइट करेंगे। क्या करेंगे? सब अंडरराइट।
आगे लिखो। क्या लिखा था? सिंडिकेट मेंबर शेल सब अंडरराइट विद लीड बुक रनर and the details of underwriting shall be furnished to the SEBI. Details of underwriting shall be furnished to the SEBI. अगला लिखो, द डिटेल्स ऑफ फाइनल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट या अंडरराइटिंग अरेंजमेंट कर लो इसको। द डिटेल्स ऑफ फाइनल अंडरराइटिंग अरेंजमेंट इंडिकेटिंग एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स अंडर रिटर्न shall be disclosed and printed in the prospectus before it is registered with the ROC. अगर शॉर्टफॉल हो गया तो अंडरराइटिंग क्या होता है? अगर हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, हमारे को एप्लीकेशंस नहीं आए इन्वेस्टर से, 90% अगर एप्लीकेशन नहीं आई इन्वेस्टर से, तो बैलेंस कौन फुलफिल करेगा ताकि इशू फेल ना हो जाए? अंडरराइटर। शॉर्टफॉल जब हो जाता है ना, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि 90% होता है, इतने इन्वेस्टर्स नहीं आते, तो अंडरराइटर रोल में आते हैं। अंडरराइटर बैलेंस पोर्शन ले लेते हैं। इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन इन एन इशू, द शॉर्टफॉल शैल हैव टू बी मेड गुड बाय बुक रनर्स टू द इशू। In case of under subscription, the shortfall shall have to made good by book runners. यही लोग मर्चेंट बैंकर्स और बुक रनर्स, सिंडिकेट मेंबर जिन्होंने अंडरराइट किया था, यही शॉर्टफॉल को फुलफिल करेंगे। ठीक है। चलो आगे लिखते हैं। मैंडेटरी कलेक्शन सेंटर के बारे में लिखते हैं। मैंडेटरी कलेक्शन सेंटर्स, मिनिमम नंबर ऑफ कलेक्शन सेंटर्स शैल बी एज फॉलोज। मिनिमम नंबर ऑफ कलेक्शन सेंटर शैल बी एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट, 4 मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स सिचुएटेड एट 4 metropolitan centers situated at दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। आगे लिखो, all such places where recognized stock exchanges are located. All such places where recognized stock exchanges are located. Where recognized stock exchanges are located. जहाँ जहाँ आपने लिस्ट कराई है ना शेयर्स, वहाँ। तीसरा पॉइंट, इन द रीजन इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड, जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड। चौथा, एट सच प्लेस या प्लेसेस वेयर issuer company deems fit।
ये हमने पढ़ लिया बुक बिल्डिंग मेथड का प्रोसीजर, फिक्स प्राइस इशू के बारे में पढ़ लिया, क्या होता है बुक बिल्डिंग मेथड, क्या है, कहाँ से आया है, ये पढ़ लिया। बुक बिल्डिंग मेथड में चीज़ें क्या क्या होती हैं, क्या प्राइस बैंड होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रिवीजन प्राइस बैंड में हो सकती है कि नहीं, कौन कौन लोग हमें चाहिए, बुक रनर चाहिए, सिंडिकेट मेंबर चाहिए, अंडरराइटर चाहिए, कलेक्शन सेंटर चाहिए, इन लोगों की हेल्प चाहिए। बुक बिल्डिंग मेथड यहाँ ख़त्म होता है। हमने काफ़ी इन डिटेल पढ़ लिया। ये सब ना क्या चल रही है हमारी अभी बेसिक्स फाउंडेशनल क्लास चल रही है। आगे जब ICDR की पूरी सीरीज़ जो आ रही है उनमें ये क्लासेस बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपको ये चीज़ों की नॉलेज नहीं है ना तो आपके लिए आगे पढ़ना मुश्किल होगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू।